बचाने की कोशिश हुई, लेकिन इससे ना तो उसके पाप छुपे और ना ही कम हुए। अभियोजन पक्ष ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहा, जिसे अदालत ने भी मान लिया। आरोपी के वकीलों ने अतुल के मानसिक तौर पर विक्षिप्त होने की दलील दी। कोर्ट ने विशेष ऑर्डर पर आरोपी का मेडिकल चेकअप कराया। मेडिकल रिपोर्ट में आरोपी को फिट पाया गया। पीड़ित परिवार अतुल को हुई सजा से थोड़ी राहत महसूस कर रहा है, लेकिन उसकी मां और बहन को मिली सिर्फ 1 साल की सजा से नाखुश है। दरअसल पिछले साल सितंबर महीने की 24 तारीख को भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। बच्ची का शव 3 दिन बाद पानी की टंकी से बरामद हुआ था। बच्ची किडनैप हुई थी और बच्ची को किडनैप करने के बाद अतुल निहाले जो आरोपी था वो अपने घर ले गया था, उसका रेप किया था और रेप भी एक ही बार में 2-3 बार किया था उसने। चूँकि जब वो असफल हुआ तो चाकू से वो उसके प्राइवेट पार्ट पे जगह बनाकर और फिर रेप किया था, तो जिससे बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो उसके शरीर में भी कम से कम 10 चोटें थी और उसके प्राइवेट पार्ट से उसके पूरे आंतें वगैरह बाहर आ गई थी, उसके अंदर के पूरे पार्ट्स बाहर आ गए थे और एफएसएल में भी सारी चीज़ें आई थी, डीएनए पॉजिटिव था, उसके आधार पे फिर सज़ा हुई है। आज तो 3 धाराओं में सज़ा हुई है इसको कि मृत्यु दंड हुआ है, बाकी में आजीवन कारावास है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो उसकी माँ और जो उसकी बहन थी उनके खिलाफ क्या सबूत कम थे इस पूरे मामले में? कई गंभीर सबूत बहुत कम तो नहीं थे, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि वो उनके साथ में ढूंढ रहे थे मिलकर। ये था कि वो विरोध किए थे केवल कि हमारे घर की तलाशी मत लो, बस उतना ही पार्ट था उनका। क्या पुलिस से गुमराह करने को लेकर भी मामला सामने आया संतुष्ट था? नहीं नजर आ रहा है पीड़ित परिवार। अब पीड़ित परिवार हाँ संतुष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो जितना एविडेंस आया था और उनके द्वारा भी जितना बयान दिया गया है उसके हिसाब से उनको पर्याप्त सजा दी गई है महिलाओं को भी। घर के सामने रहने वाले अतुल ने ही रेप के बाद बच्ची की हत्या की थी। इसके बाद उसने बच्ची का शव अपने ही घर में बिस्तर पर रख दिया। अतुल की मां और बहन काम से लौटी तो उन्हें घटना का पता चला। इसके बाद तीनों ने मिलकर बच्ची का शव ठिकाने लगाने की सोची, लेकिन पुलिस की सक्रियता की वजह से मौका नहीं मिला। तब आरोपियों ने शव को पानी की टंकी में डाल दिया। तीनों पीड़ित परिवार के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का नाटक भी करते रहे, लेकिन जब शव से दुर्गंध फैलने लगी तो भेद खुल गया। अब इसी मामले में अदालत ने अतुल को उसके किए की सख्त और जायज सजा दी है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल में हुई आग लगने की घटना में नया मोड़ सामने आया है। अस्पताल प्रशासन करीब 2.5 साल से अस्पताल की पुरानी हो चुकी वायरिंग को बदलने की मांग कर रहा था, लेकिन राजधानी भोपाल में बैठे अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए खास रिपोर्ट। शनिवार रात ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल की लेबर यूनिट में आग लगने की घटना ने अस्पताल के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी। इस मामले में जो खुलासा हुआ वो ये बताने के लिए काफी है कि प्रशासनिक अधिकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। दरअसल कमला राजा अस्पताल का प्रबंधन पिछले 2.5 साल से सरकार को लगातार पत्र लिख रहा था। अस्पताल प्रबंधन की मांग थी कि बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, वायरिंग को बदला जाए, वरना किसी भी दिन बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन भोपाल में बैठे अधिकारियों ने बजट देना तो दूर, पत्रों का जवाब तक नहीं दिया। राजा का जो भवन है वो काफी पुराना हो गया है, उसको संपूर्ण चाहे इलेक्ट्रिक हो या सिविल वर्क हो उसके मेंटेनेंस की आवश्यकता है, जिसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी उसका रिनोवेशन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। अगर कमला राजा अस्पताल की बात करें तो कमला राजा अस्पताल की बिल्डिंग लगभग 88 साल पुरानी है। इस अस्पताल को तत्कालीन सिंधिया शासकों ने राजकुमारी कमला राजे की स्मृति में बनाने का फैसला किया था। दिसंबर 1936 में इसकी आधारशिला रखी गई। इसका निर्माण कार्य पूरा होने तक देश आजाद हो चुका था। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 250 बिस्तर वाले इस लेडी और चाइल्ड अस्पताल का उद्घाटन किया। तब से ये इसी में चल रहा है। अभी इसमें 450 बिस्तर हैं। समय समय पर इसका विस्तार तो होता रहा, एसी और लाइट की जरूरत भी बढ़ी, लेकिन इसकी लाइट वायरिंग में ज्यादा परिवर्तन नहीं होने से इसमें बार बार आग लगने की घटनाएं होती रही।
फिलहाल अस्पताल के गायनिक विभाग और लेबर रूम को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। साथ ही अस्पताल के रिनोवेशन के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। इस घटना के बाद उम्मीद है कि न सिर्फ सरकारी अफसर इस अस्पताल की सुध लेंगे, बल्कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए खास इंतजाम भी करेंगे। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली की रिपोर्ट। गर्मी शुरू होते ही जल संकट की समस्या आम बात है, लेकिन मैहर जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां पूरे साल लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं। इसका कारण है नल जल योजना के नलों में पानी का नहीं आना। गांव के आसपास के हैंडपंप पर दिन भर लोगों की लाइन लगी रहती है। देखिए खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन का जब आगाज हुआ तब नारा दिया गया, नल जल से वंचित नहीं रहेगा अब कोई घर परिवार। जल जीवन मिशन पहुंचाएगा नल से जल सबके द्वार। लेकिन ये नारा कितना सफल हुआ, इसकी हकीकत आप मैहर जिले में देख सकते हैं। पानी के लिए लाइन में लगे ये लोग मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक के हैं। इस ब्लॉक के लगभग सभी गांव में नल जल योजना की पाइपलाइन पड़ी हुई है, लेकिन उनमें कभी पानी नहीं आता। मध्य प्रदेश शासन द्वारा लोगों को घर घर पानी देने के लिए नल जल योजना चलाई जा रही है, मगर उस नल जल योजना की हकीकत क्या है, हम आपको मैहर जिले के मनकैया गांव में पहुंचकर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपलाइन डाली गई है, उसमें पाइपलाइन तो डाल दी गई, लेकिन जो कनेक्शन है कहीं कनेक्शन नहीं किए गए। जहां कनेक्शन कर दिए गए हैं वहां पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और वो नल हवा दे रहे हैं। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को किस प्रकार से पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये किसी राशन दुकान की लाइन नहीं है, ये पानी के लिए लाइन लगाई गई है। जिस गांव के ये हालात हैं, यहाँ 5 सालों से नल जल योजना की पाइपलाइन डली हुई है, लेकिन आज तक यहाँ लगे नलों से एक बूंद पानी नहीं आया। घरों के बाहर लगे नल सिर्फ मवेशियों को बांधने के काम आ रहे हैं। कहीं बोरवेल में पानी नहीं आने से योजना नहीं चल रही, तो कहीं बिजली की समस्या से योजना फ्लॉप हो गई। उस तरफ से पानी भरने 3 किलोमीटर दूर से पानी भरने यहाँ आए हैं। यहाँ भी लड़ाई होने लगती है पानी की तरह, भरने नहीं देते। 2-4 डब्बा लेके आते हैं तो बोलती 2 डब्बा में पानी भरो, तीसरा डब्बा रख लो, बाद में भरो। अब हम लोग को दूर जाना है तो हम सोचते कि हम भर लें, लोग लड़ाई करने लगती। इसकी बस्ती में पानी है तो हमारे बस्ती में तो है ही नहीं। एक भी नहीं आया, एक भी पानी नहीं आया। 5-6 साल का नल लगा हुआ साहब, पानी एक भी नहीं आया कभी। ऐसा नहीं है कि इन इलाकों में हैंडपंप की कमी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ग्राम पंचायत हटवा में कुल 42 हैंडपंप है। ये सभी हैंडपंप जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए हैं। ऐसे में यहाँ नए हैंडपंप लगाने पर भी पाबंदी है और 42 में से सिर्फ 20 हैंडपंप चालू हालत में है। 3000 से ज्यादा लोग सिर्फ 20 हैंडपंप के भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा ही हाल ग्राम पंचायत गोविंदपुर का है। यहाँ भी 2000 से ज्यादा लोग कुछ ही हैंडपंप के भरोसे हैं। अगर हैंडपंप बंद हो जाते हैं तो ग्रामीणों को 5 से 6 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। नल लगा लेकिन पानी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। सब जगह नल लगे हैं, पानी नहीं आ रहा है। आज 5 साल हो गए। तो कैसे फिर पानी आप लोगों को मिलता है? यही एक हैंडपंप है, इसी से पूरे गांव के लोग भरते हैं पानी। इकलौता एक ही हैंडपंप है, इसी से पूरे गांव के लोग पानी भरते हैं। जो नल लगे हैं जल जीवन मिशन के, उसमें पानी नहीं आ रहा है, अभी चालू ही नहीं किया। लोग परेशान हैं, प्रशासन अनजान है। लोगों की समस्या को लेकर जब एनडीटीवी ने एसडीएम आरती सिंह से बात की तो उनका कहना था कि जल्द मीटिंग करके समस्या का समाधान किया जाएगा। गर्मियां जैसे कि आ गई हैं और ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं हमें कि कई गाँव में पानी जो जल जीवन मिशन द्वारा नल लगाए हैं, कनेक्शन लगाए, उसमें नहीं पहुंच पा रहा है। इवन कुछ हैंडपंप्स के भी खराब होने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो हम जल्दी इसमें एक समीक्षा बैठक रखने वाले हैं, एक जॉइंट जल जीवन मिशन और पीएचई विभाग की और साथ साथ में जनपद की भी, और जो भी उसमें स्ट्रैटेजी बन जाएगी कि लोगों को जितना जल्दी और आसानी से पानी उपलब्ध करवाया जा सके करवाया जाए। ग्रामीणों की माने तो 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन घरों में लगे नलों में आज तक पानी आया ही नहीं। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन समस्या का स्थायी समाधान करे।
एक ये हैंडपंप है इकलौता जो पूरे गांव की प्यास बुझाता है। हम आपको बता दें कि ये मैहर जिला है और मैहर जिले में बाणसागर डैम भी स्थापित है। इस मैहर जिले से कई जिलों और कई राज्यों को पानी जाता है, लेकिन यहाँ की जनता की प्यास अभी भी नहीं बुझ पा रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार इस पर क्या एक्शन लेते हैं, और जो जल जीवन मिशन है वो पूरी तरह से टाँय फिस हो गया है और वो एक भी पानी नहीं दे पा रहा है लोगों को, और लोग काफी परेशान हैं। धर्मेंद्र वर्मा, एनडीटीवी, मैहर। भारत की अर्थव्यवस्था और भविष्य कृषि पर आधारित है। जब युवा छात्र आधुनिक कृषि तकनीकों को सीखकर देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब मध्य प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय और निजी शिक्षण संस्थानों को कृषि पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी। इसी के तहत जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 4 वर्ष पूर्व कृषि पाठ्यक्रम शुरू किया गया, लेकिन छात्रों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। 4 साल में उन्हें डिग्री मिलनी थी, लेकिन अभी तक चौथे सेमेस्टर तक की परीक्षा नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। लैब में ताला है, पुस्तकालय बंद है, शौचालय टूटे फूटे हैं। कॉलेज कैंपस में कहीं खेत दिख जाएं तो हमें भी बता दीजिए। ये हालात है जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, जहां 4 साल पहले एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम शुरू हुआ। जिन्होंने पहले साल में दाखिला लिया वो डिग्री तो छोड़िए, तीसरे साल की परीक्षा तक नहीं दे पाए हैं। नाराज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराजगी की कई वजहें हैं। परीक्षा में देरी से लेकर लैब की कमी, मान्यता का सवाल, किताबों की किल्लत, छात्रवृत्ति का संकट। हल नहीं मिला तो छात्रों का कहना है वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि जिस विश्वविद्यालय में इन्होंने एडमिशन लिया है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, उसमें कृषि का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैब नहीं है, कृषि प्रैक्टिकल के लिए इनके पास भूमि उपलब्ध नहीं है, यहाँ तक कि फैकल्टी भी उपलब्ध नहीं है। मेरा सत्र दिसंबर 2021 में एडमिशन हुआ। आज मार्च 2025 तक केवल हमारा 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, और जबकि इस वर्ष हमारी डिग्री समाप्त हो जानी थी। हमारा यहाँ भविष्य बर्बाद हो गया। हम सभी अच्छे परसेंट वाले हैं, पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं। विश्वविद्यालय हम लोग की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर एडमिशन हुआ था उस टाइम पे हमको बोला गया था कि सब सुविधा आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। ये बात हम भी मानते हैं कि सर हम लोगों का पहला बैच है तो थोड़ी दिक्कतें जाती हैं, लेकिन सर इतनी दिक्कतें भी नहीं जाती हैं कि 4 साल में आप 4 सेमेस्टर करवाएं। हमारा फर्स्ट ईयर है, हमारा एनरोलमेंट ही नहीं हो पाया सर। अभी 4 से 5 महीने होने को आए हैं। उसके कारण हमारे प्रैक्टिकल्स एग्जाम, थ्योरी एग्जाम ये सब अटके हुए हैं। टीचर्स से बोलते, टीचर्स जाते हैं बार बार। हम भी गए रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑफिस, हमें निकाल दिया जाता है, उधर एंटर ही नहीं करने दिया जाता। विभाग और विश्वविद्यालय दोनों के पास फिलहाल कोई खास जवाब नहीं है। पहले सेमेस्टर के जो पहला हमारा एडमिशन था लेट हुआ था, उसमें लेट ज़रूर हुआ है। उसको हम शीघ्र जैसा प्रशासन ने हमें निर्देशित किया है कि हम उनके किसी न किसी तरीके से समय को कम करके उनकी परीक्षा परिणाम घोषित कर दें। बाकी जो सेमेस्टर्स हैं उनके लिए लगभग हम अपने समय पे चल रहे हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम शीघ्र उनकी सारी समस्याओं का निदान कर सकें। इसके बारे में रिजल्ट निकला के थोड़ा देखेंगे। अगर रिजल्ट कमेटी उसको रिव्यू करने की स्थिति में है नियम अनुसार, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। दूसरा, छोटी छोटी जो तकनीकी समस्या हैं तो विभागाध्यक्ष और हमारा प्रशासन इस बारे में निर्णय करेगा, और अगर कुछ रात में इसमें थोड़ा कड़क निर्णय लेके हमको आगे बढ़ना चाहिए। सरकार ने युवाओं को आधुनिक कृषि शिक्षा देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का सपना दिखाया था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 4 साल बाद भी छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। न पढ़ाई पूरी हो पा रही है, न डिग्री मिल रही है। जबलपुर से संजीव चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। महासमुंद शहर की सड़कें कचरे से पटी पड़ी हैं। हर थोड़ी दूरी पर कचरे का ढेर देखने को मिल जाता है। कारण है कचरा कलेक्शन वाहन कबाड़ हो रहे हैं। उन्हें सुधारने के लिए फंड मांगा गया है, जो अभी तक नहीं मिला है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के महासमुंद के। सड़क पर कचरा फैला है। कचरे के ढेर के आसपास आवारा पशुओं का जमावड़ा है। महासमुंद नगर पालिका क्षेत्र में इस तरह की तस्वीरें आम हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठप है। जिसकी जहां मर्जी वो वहां पर कचरा फेंक रहा है। सड़कों से कचरा उठाया नहीं जा रहा और जनता परेशान है। कारण क्या है, आप खुद ही सुनिए। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो गाड़ियां हैं
चाहे वो रिक्शा उठाने वाले कचरा हो, चाहे वो टिप्पर हो, बेकार स्थिति में है और वो कबाड़ की स्थिति में है। शासन ने की जो मियाद थी उससे पहले ही वो कबाड़ में तब्दील हो गया, वो ऐसी स्थिति है। महासमुंद नगर पालिका परिषद ने कचरा कलेक्शन के लिए साल 2016 से साल 2022 तक 6 साल में कुल 50 वाहन खरीदे। इनकी कुल कीमत 2 करोड़ 20 लाख रुपए थी और आज हालात ये हैं कि लगभग आधे यानी कि 24 वाहन कबाड़ हो चुके हैं। इन्हें सुधारने में नगर पालिका 4-5 लाख रुपए भी खर्च कर चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। शासन की जो मंशा थी कि डोर टू डोर कचरा उठाने का, इसमें यह था कि डोर टू डोर कचरा उठेगा, आज पूरा नगर अच्छा रहेगा, स्वस्थ साफ सुथरा दिखेगा करके ये मंशा थी। पर क्या हुआ है, पिछले सरकार ने जिसने टिम्बर गाड़ी और वो ई रिक्शा लिया था, जिसमें से बहुत सारे ई रिक्शा खराब पड़े हैं और उस ई रिक्शा में ऐसा होता है कि गारंटी में सभी चीज़ आता है, पर गारंटी के नाम पे कुछ भी काम नहीं हुआ है और नगर पालिका का पैसा उसमें उपयोग किया गया है। पर महासमुंद के आम लोगों का कहना है कि शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो रहा। वही नगर पालिका के सीईओ वाहन खराब होने की बात स्वीकार करते हुए मैनुअल रिक्शा से कचरा उठाए जाने की बात कह रहे हैं, साथ ही फंड की कमी को बड़ी समस्या बता रहे हैं। वो उसमें प्रॉब्लम है, तो उसके बदले हमारे जो मैनुअल रिक्शा है उसके द्वारा हम लोग कचरा कलेक्शन का कार्य कर रहे हैं। लेकिन सर ई रिक्शा जो है उसमें बैटरी का प्रॉब्लम आया हुआ है, तो जो बैटरी अगर प्रशासन से मांग भी किया गया है और जैसे उसके लिए अगर की राशि आ जाती है बैटरी के लिए विशेष, तो उससे बना दिया जाएगा। तो सर्वे में स्थान बन जाएगा, क्योंकि डोर टू डोर कलेक्शन हमारा सभी वार्डों में पर्याप्त है। क्योंकि मैं भी सवेरे जाता हूँ तो मुझे कभी भी शिकायत नहीं मिली कि हमारे यहाँ रिक्शा जो है आता नहीं और कचरा कलेक्शन नहीं होता। सर, शहरों में साफ सफाई के दावे हजार हैं, लेकिन असलियत क्या है ये आप देख ही चुके हैं। लेकिन सवाल कई है, महासमुंद कब कचरा मुक्त होगा, कब सरकार से फंड आएगा और कचरा कलेक्शन की व्यवस्था पटरी पर लौटेगी। साथ ही कुछ सालों में करोड़ों रुपए के वाहन कबाड़ में तब्दील कैसे हो गए। महासमुंद से एनडीटीवी के लिए कृष्णानंद दुबे की रिपोर्ट। इंदौर और भोपाल की तरह बैतूल कलेक्टर ने भी जिले में भिक्षावृत्ति पर रोक लगा दी है, लेकिन कुछ कलाकार इसके विरोध में उतर आए। ये लोग सड़कों पर भजन गाकर उससे मिलने वाले दान से अपना गुजारा करते हैं। इस आदेश से इनके जीवन यापन पर संकट आ गया है। देखिए रिपोर्ट। बैतूल में मंगलवार को अजीब नजारा देखने को मिला। भजन गाकर गुजारा करने वाले गोदल और बसदेवा समाज के लोग इकट्ठा होकर भजन गाते हुए रैली के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों से निकले। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। जब ये लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद अधिकारियों ने इनकी समस्या जानी। ये लोग बैतूल कलेक्टर के भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के आदेश का विरोध कर रहे थे, क्योंकि कलेक्टर के आदेश के कारण इनके समुदाय पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इन लोगों का दावा है कि शिवाजी महाराज के समय से इनके समाज के लोग भजन गाकर और जन जागृति के गीत गाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस कला के माध्यम से उनका परिवार चलता है, इसलिए बैतूल जिले में भिक्षावृत्ति रोकने के आदेश से उन्हें बाहर रखा जाए। अब दिक्कत ये हो रही है, मोबाइल पे पेपर में छप गया कि भाई भिक्षा मांगना बंद। हम लोग भिक्षा नहीं मांगते, हम लोग जन जागृति कार्यक्रम करते। कार्यक्रम नहीं होने पर हम लोग 10-12 घर घूमते हैं। चैत्र नवरात्र आ रहा है, गणेश जी का, दिवाली, दशहरे में हम लोग 10-12 घर घूमते हैं और जजमानों के यहाँ जाते हैं, बड़े आदर से बुलाते हैं, गाते बजाते जो दिया वो लेते हैं। सरकार से हमें गेहूँ, चावल, अनाज भी मिल रहा है, लेकिन उससे में हमारा पूरा नहीं होता। इसलिए ये परंपरा चल रही है, पेड़ों पीढ़ी से चल रही है, हमारे पिताजियों से चल रही है। बैतूल में है 6-7 घर के परिवार। जी, हमारा धंधा चलना चाहिए, जागरण चलना चाहिए, कथा चलना चाहिए, भजन होना चाहिए।
और कीर्तन होना चाहिए, और जागरण करने के बाद में हम 10-20 घर घूमते हैं, जो यथाशक्ति से दान दक्षिणा देता है वो लेते हैं। बस। अभी क्या हुआ? अब ये हमारी कला बंद कर रहा है, इसलिए हम जागरूक करने के लिए, ये परंपरा से चल रहा है, ये जागरूक रहना चाहिए। वहीं कलेक्टर का आदेश है कि जिले में भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। साथ ही भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। देखिए, सवाल रोक की बात है तो ये एक सुधारात्मक कदम है। सामान्यतः देखा जाता है कि लोग भिक्षावृत्ति करते हैं, जबकि शासन प्रशासन की अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़ के लोगों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं में उनके रोजगार स्थापित कराने के लिए कार्रवाई करते हैं, और हमने काफ़ी इसमें अपेक्षित सफलता भी प्राप्त की है। और इसी कारण से जो हमने सेक्शन 163 में भिक्षावृत्ति पे रोक लगाई है, और ये बहुत अच्छी बात है कि बैतूल जिले में इस तरह के केसेस नज़र नहीं आते हैं, और हम भविष्य में सुनिश्चित करेंगे कि कोई व्यक्ति भिक्षावृत्ति जैसे चीज़ों को अपनाए ना, इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। आप लोगों को भी इसका पता है, और अगर कोई ऐसा केस आएगा तो हम उसको जो भी शासन की योजना है उसके अंदर रोजगार दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने साफ किया है कि आदेश नहीं बदला जाएगा। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इन कलाकारों को इनकी कला के अनुसार न सिर्फ सही रोजगार मुहैया कराया जाए, बल्कि शासन की योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाए। बैतूल से एनडीटीवी के लिए अकील अहमद की रिपोर्ट। चोरों में पुलिस का खौफ न हो चलेगा, लेकिन भगवान का भी खौफ न हो तो मुश्किल होगी। ऐसे हैं मध्य प्रदेश के चोर जो भगवान के दरबार में भी सेंध लगाने में पीछे नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि इंसान तो छोड़िए, वो भगवान से भी नहीं डरते। ये दो तस्वीरें मध्य प्रदेश के दो शहरों में मंदिरों में चोरी की है। पहली तस्वीर बालाघाट की है तो दूसरी तस्वीर सीहोर की है। बालाघाट में चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। बालाघाट के काली पुतली चौक हनुमान मंदिर में घुसे चोरों ने अंदर के दो छोटे मंदिरों की दानपेटी साफ कर दी। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में चोर बड़ी आसानी से बेखौफ होकर दानपेटी तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि घटना रात 11:30 बजे की है, जबकि मंदिर के सामने ही यातायात थाना भी है। जैसा हमने कैमरे में देखा कि 11:25 के बाद से उस चोर का यहाँ पर आगमन दिखा रहा है। उसने हमारे पीछे के गेट से उसने आगमन किया, जैसा अभी देखने में आ रहा है। और पीछे के हमारे मंदिर जैसे नाग मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, इसको तोड़ा, इसका ताला तोड़ा उसने। उसके बाद में आकर के हमारे मंदिर का जो मुख्य मंदिर जो है हनुमान जी महाराज के, उसको पीछे के चैनल गेट का ताला तोड़ करके वो अंदर प्रवेश किया उसने। और हमारे यहाँ 3 दानपेटी थी भगवान की, उन 3 दानपेटी को उसने क्षति पहुँचाई, तोड़ने का प्रयास किया। और यहाँ से लेकर के वो हमारे पीछे मतलब मंदिर के पीछे पे जो बगीचा है उधर पर ले गया। उसने बड़ा तोड़ने का प्रयास किया पर दानपेटी से टूट नहीं पाई, तो जो छोटा मोटा जो उसको जो भी दानपेटी में रहा होगा वो उसके हाथ लगा, बस हो गया। दूसरी घटना सीहोर के सिद्धि विनायक गणेश मंदिर की है। यहाँ चोर मंदिर का चैनल गेट तोड़कर अंदर तो घुस गए, लेकिन लोगों के जाग जाने के कारण बिना चोरी करे फरार हो गए। चोरों की करतूत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक चोर मंदिर के चैनल गेट का ताला तोड़कर अंदर जाते हुए नजर आ रहा है। ये दोनों घटनाएं ये बताने के लिए काफी हैं कि एमपी के चोरों में पुलिस को छोड़िए भगवान का खौफ भी शायद खत्म हो गया है, इसलिए वो अब भगवान के घरों को निशाना बनाने में भी पीछे नहीं है। एनडीटीवी के लिए बालाघाट से रुपेश श्रीवास्तव और सीहोर से कपिल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और भगवान के दरबार की ये तस्वीरें हैं। मुश्किल तो ये है कि चोर पुलिस से खौफ खाएं ना खाएं, अब भगवान से भी नहीं खा रहे। मध्य प्रदेश की ये तस्वीर है जहां पर
मंदिर में सेंधमारी की गई। हालांकि इस मामले में सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। अगर ऑनलाइन फूड मंगाना आपकी आदत में शुमार है तो ये खबर आपके लिए है। छतरपुर में ऑनलाइन मंगाए गए खाने में कॉकरोच मिलने से हड़कंप मच गया। जिस युवक ने खाना खाया था उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देखिए रिपोर्ट। क्या आप भी ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। ऑनलाइन खाना मंगवाना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। ऐसा ही कुछ छतरपुर के रहने वाले राहुल बिंदुआ के साथ हुआ, जिन्हें ऑनलाइन मंगाए खाने को खाने के बाद छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। राहुल का आरोप है कि उन्होंने जो खाना मंगवाया था उसमें कॉकरोच निकला। थोड़ी देर बाद राहुल को उल्टी होने लगी। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैंने फोर सीजन होटल से ऑर्डर किया था, स्विगी से ऑर्डर करा था। तो उसमें मैं खाना खा रहा था। खाना आधे से ज़्यादा जब खाना खा लिया तो उसमें मुझे उल्टी मतलब कीड़ा दिखा एक, और उसके बाद अचानक से बहुत घबराहट होने लगी, बहुत उल्टी हुई है। राहुल का दावा है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत होटल के स्टाफ से की तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। होटल के स्टाफ ने लाइट बंद हो जाने के कारण गलती होने की बात कबूली है। उसके बाद मैंने होटल में कॉल किया, उनको बताया तो उन्होंने स्विगी से मतलब मेरा रिफंड करा दिया है और बोल रहे थे कि आप बोलो तो हम आपको जो भी ऑर्डर करना हो फ्रेश खाना बिल्कुल बनवा के भेज दे रहे, कि जो भी आपको चाहिए हो। तो हमने कहा इसमें लेकिन कीड़ा कैसे आया? तो बोल रहे थे कि हमारे किचन में लाइट नहीं है। उनके मैनेजर ने बोला कि लाइट नहीं थी। हमने होटल के मालिक को भी बोला है कि लाइट सही करवा दो, लेकिन सही नहीं हो पाई छुट्टी की वजह से, तो अंधेरे में चला गया होगा कीड़ा, उनका कहना है ये है। राहुल ने इसकी शिकायत खाद्य विभाग से की है और होटल संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। खाद्य विभाग ने मामले की जांच की बात भी कही है। हाँ, ये अभी जानकारी मिली है मुझे मीडिया के माध्यम से, तो अभी मीटिंग से निकल के आया हूँ। जाते हैं, देखते हैं क्या है मामला वहाँ पे। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? बिल्कुल नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी उसके ऊपर। ऑनलाइन खाना मंगवाना जितना आसान है उसमें जोखिम उतने ही ज्यादा हैं। इसलिए साफ सफाई पर ध्यान न रखने वाले होटल संचालकों की इस तरह की लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। छतरपुर से एनडीटीवी के लिए अरविंद तिवारी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।